ओके। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि लास्ट जो लेक्चर था हमारा, जो ट्रेनिंग सेशन था, उसमें हमने बहुत ही बेसिक चीज़ सीखी, जैसा कि आर को इंस्टॉल करना, आर स्टूडियो को इंस्टॉल करना। उसके बाद इसकी कुछ जो बेसिक चीज़ें थी, आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस क्या है, और आर का जो डैशबोर्ड है उसमें 4 स्क्रीन थी, स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम जो है वो आज के सेशन की तरफ चलते हैं। आज भी हमारा बेसिक सेशन है जो हम आर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो संडे का हमारा सेशन होगा उसमें हम डाटा एनालिसिस की तरफ चलेंगे। तो आज भी अगेन हमने आर सीखना है, आर की बेसिक सीखनी है, और नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डाटा एनालिसिस की तरफ चलेंगे। जी, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल क्वेश्चन नहीं आया किसी की तरफ से। चलें हम जो है ना वो रिपीट अबाउट स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं ये रिपीट कर देता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई इशू? चले, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। आप लोग जो हैं वो आर स्टूडियो ओपन कर लें। आर को नहीं ओपन करना, ठीक है? अब हमने गाड़ी का इंजन नहीं खोलना कभी भी। हाँ, अगर प्रोग्रामिंग में कोई इशू होगा तो वो भी हम मैकेनिक को दिखाएंगे, हमने इसको खुद नहीं खोलना, ठीक है? हमने जस्ट गाड़ी ड्राइव करनी है। तो गाड़ी ड्राइव करने के लिए हमें आर स्टूडियो ओपन करना है। आर स्टूडियो ओपन कर लें। अच्छा, इस तरह की 4 स्क्रीन आपके पास शो हो रही होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक, फर्स्ट जो टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमने अपने डाटा फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, इंपोर्ट डाटा सेट। यानी फर्स्ट स्टेप हमने सीखना जो वेरी बेसिक है वो ये है कि हमने जो डाटा सेट है वो कैसे इंपोर्ट करना है। तो डाटा सेट इंपोर्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी अगेन एग्जांपल की तरफ लेके जाता हूँ, बल्कि एज अ क्योंकि हमारे पास इस बैच में मोस्टली तमाम पार्टिसिपेंट सीनियर हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो मैं स्टूडेंट को जो है ना वो मुखातब करूँगा ताकि वो हर चीज़ को जो है ना वो क्लियर कर सकें। फ़र्ज़ कर लें आज हमारा जो है ना अपने सुपरवाइज़र के पास फर्स्ट डे है। पीआईडी की स्टडी के दौरान ऐसा होता है कि जब हमें सुपरवाइज़र अलॉट होता है तो फर्स्ट डे हमें नोटिफाई होता है कि ये हमारा सुपरवाइज़र है, और एक नोटिफिकेशन हमारे हाथ में आ जाता है और हमें हमें सुपरवाइज़र का नाम पता चल जाता है।
तो फ़र्ज़ करें आज फर्स्ट डे है हमारा और हम अपने सुपरवाइज़र के ऑफ़िस में बैठे हैं। अब सुपरवाइज़र कहते हैं कि बातचीत हो रही है, गपशप लगा रहे हैं। वो पूछते हैं कि आप किस पे काम करना चाहते हैं? क्या काम करना चाहते हैं? क्या रिसर्च करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि मैंने प्लांट्स पे करनी है। एक और पार्टिसिपेंट है, वो कहते हैं कि मैंने जो है ना वो किसी एनिमल के ऊपर स्टडी करनी है। एक और पार्टिसिपेंट है, वो कहते हैं मैंने किसी वाइल्ड एनिमल पे स्टडी करनी है। 3 स्टूडेंट अलॉट हुए हैं। अब सुपरवाइज़र क्या कहते हैं, फर्स्ट डे आपको असाइनमेंट दे देते हैं। कहते हैं कि आप फॉरेस्ट में जाएँ, जिस प्लांट के ऊपर आपने रिसर्च करनी है, जिस एनिमल के ऊपर आपने रिसर्च करनी है, ठीक है? जिस बर्ड के ऊपर आपने रिसर्च करनी है, वो लेके मेरे पास आएँ। यहाँ पे मेरे टेबल पे रखें जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, जिस प्लांट के ऊपर आपने रिसर्च करनी है। अब फॉरेस्ट हमसे 5-10 किलोमीटर दूर है, तो फॉरेस्ट तक जाने के लिए और फॉरेस्ट तक आने के लिए हमारे पास कोई वे होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए, कोई गाड़ी होनी चाहिए, कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जो हम वहाँ पे जाएँ और वहाँ से मुतलका प्लांट, एनिमल या बर्ड को पकड़ के ऑफिस में ले आएँ। सेम इसी तरह जब आपने आर के ऊपर काम करना है, तो आर ने आपसे कहना है कि आपने जिस फाइल पे काम करना है वो फाइल पहले मेरे पास लेके आओ। आपने जिस फाइल पे काम करना है वो फाइल तो मेरे पास लेके आओ ना। जिस तरह सुपरवाइजर हमें कह रहे हैं कि आपने जिस प्लांट के ऊपर काम करना है, जिस एनिमल पे काम करना है, उसको जाओ और फॉरेस्ट से पकड़ के मेरे पास ले आओ। तो आर को भी जब हमने कोई कमांड देनी है तो आर ने कहना है कि पहले जिस फाइल के ऊपर आपने काम करना है ना, वो फाइल मेरे पास मेरे ऑफिस में लेके आओ। अब जिस तरह हमें फॉरेस्ट तक जाने के लिए किसी गाड़ी की ज़रूरत है, किसी कन्वेंस की ज़रूरत है, किसी वे की ज़रूरत है, इसी तरह आर में भी अपने लैपटॉप से, यूएसबी से, सीडी से, हार्ड डिस्क से जो डाटा फाइल है उसको आर में लेके आने के लिए भी हमें किसी वे की ज़रूरत है, कोई रास्ते की ज़रूरत है, कोई वे हमने चूज़ करना है किस वे से हम इस फाइल को अपने जो है ना वो आर में लेके आए। फर्स्ट क्वेश्चन कि हमने फाइल को आर में कैसे लेके आए। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि एक मशीन है, जैसे हमने कल जिक्र लास्ट क्लास में जिक्र किया था पैकेज को, जिसको हमने नाम दिया था पैकेज। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पैकेज है। गाड़ी भी एक इंस्ट्रूमेंट है ना। एक पैकेज है जो हमारे डाटे को कंप्यूटर से उठा के आर में लेके आता है। उस पैकेज का नाम है रीड एक्सेल। उस पैकेज का नाम क्या है? रीड एक्सेल। अब ये पैकेज क्या चीज़ है, ये हम इस पर डिस्कस कर चुके थे। पैकेज एक्चुअली जिस तरह हमारी बायो की लैब के अंदर, केमिस्ट्री के लैब के अंदर, फार्मास्यूटिकल लैब के अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट एक पैकेज है, हर इंस्ट्रूमेंट एक स्पेसिफिक पैकेज है और हर इंस्ट्रूमेंट से हम जो है वो डिफरेंट काम लेते हैं। और बाज़ का ऐसा होता है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए हम छोटे छोटे बहुत से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपी के लिए हम बहुत ज़्यादा छोटे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा जो है ना वो आर को हम रिलेट करके हमें इसको समझने में आसानी हो कि आर है क्या भला। अब आर क्या सॉरी पैकेजेस क्या हैं? ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारी लैब में पड़े हैं। अगर हमने माइक्रोस्कोपी करनी है तो हमने माइक्रोस्कोप के पास जाना है।
अगर हमने डीएनए पे काम करना है तो हमने पीसीआर के पास जाना है। अगर हमने मिनरल्स की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो हमें एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरफ जाना है। इसी तरह अगर हमने पीएच मालूम करनी है तो हमें पीएच मीटर की तरफ जाना है। सेम आर में भी यही सूरत हाल है। आपने जो काम करना है आपने उस पैकेज की तरफ जाना है। मसलन पहला काम जो आपको सुपरवाइजर ने अलॉट किया कि फॉरेस्ट जाएं और वहाँ से प्लांट के सैंपल लेके आएं। अब आपके जहन में जो क्वेश्चन है कि सर फॉरेस्ट कैसे जाएं, वो बोलेंगे गाड़ी पे जाएं, बाइक पे जाएं, टैक्सी करवा लें, कोई वे यूज़ करना है हमें, ठीक है। अब वो वे क्या है, गाड़ी है। इसी तरह अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि ये फाइल है एक्सेल की, इसको आपने लेके आना है आर में। अब डेस्कटॉप से यूएसबी से उस फाइल को आर में लेके आने के लिए हमने एक वे यूज़ करना है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रीड एक्सेल। ये नोट कर लें, ये क्या नाम है इसका, रीड एक्सेल। अब ये चेक करने के लिए कि ये रीड एक्सेल इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और आपको देता हूँ। फर्स्ट आप अगेन सुपरवाइजर के ऑफिस में बैठे हुए हैं और वो आपसे कहते हैं कि ये एक बीकर पड़ा हुआ है, इसमें कुछ लिक्विड है, इसकी आप पीएच मालूम करके आए। आप उस लिक्विड की पीएच मालूम करने के लिए लैब में जाते हैं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है पीएच हम किससे मालूम करेंगे। आप दोबारा वापस आते हैं सुपरवाइजर के पास, उनसे पूछें सर पीएच हम कैसे मालूम करेंगे, तो वो बोलेंगे आपको कि इसके लिए हम पीएच मीटर यूज़ करते हैं। देखिए अब हमें फाइल का नाम पता चल गया है, सॉरी पैकेज का नाम पता चल गया है कि पीएच मीटर यूज़ होता है पीएच मालूम करने के लिए। इसी तरह हमारे लैपटॉप से आर में फाइल इंपोर्ट करने के लिए जो पैकेज यूज़ होता है उसका भी नाम हमें पता चल गया, रीड एक्सेल। अगला स्टेप क्या होता है कि आप गए अपनी लैब में, आपने ढूंढा पीएच मीटर। अब आपको लैब में कहीं पीएच मीटर नहीं मिला। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो शायद ना ही मिले, बाहर हो तो शायद मिल जाए आपको। अगर मिल भी गया तो वो मेरा ख्याल है वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। बहरहाल अच्छा, अब पीएच मीटर हम गए लैब में, हमें नहीं मिला। हम अगेन सुपरवाइजर के पास आए, सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें लैब अटेंडेंट को ढूंढें। अब हमने आर में लैब अटेंडेंट ढूंढना है किधर है। आर में जो लैब अटेंडेंट है वो बैठा हुआ है स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे लैब अटेंडेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में है, ये केमिकल हमारी लैब में है। उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, एक रजिस्टर्ड होता है। लेकिन आजकल जो है वो कंप्यूटराइज्ड डाटा है उनके पास। वो जस्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम टाइप करके वो सर्च करके आपको बता देते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है या नहीं। सेम यहाँ पे आ जाएं, स्क्रीन नंबर 4 जो है ना, ये हमारा लैब अटेंडेंट का भी काम करता है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पैकेजेस का, और ये एक लिस्ट ओपन हो जाएगी आपके पास नीचे पैकेजेस की। ये बेसिक पैकेजेस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लैब के अंदर होना ज़रूरी होती है, जैसे ग्लासवेयर है ना, स्लाइड है, उसके बाद बीकर हैं, पैटी डिशेज हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ये हर लैब में तकरीबन मौजूद होती हैं। तो कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो आर में बेसिकली मौजूद हैं। ये इनको मैं अगेन आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये बेसिक पैकेजेस क्या हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अब हमने पीएच मीटर फाइंड करना है, तो हम लैब अटेंडेंट के पास आए हैं और उसको बताया कि हमें पीएच मीटर चाहिए। उसने क्या किया, अपना कंप्यूटर ओपन किया और पैकेजेस के बटन पर क्लिक किया और यहाँ पे एक सर्च बार नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे ये देखिए। सब लोग स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ। पहले है फाइल, प्लॉट और पैकेजेस। पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास एक सर्च बार ओपन होगी स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे आप टाइप करें रीड एक्सेल।
ये देखिए मैंने टाइप किया यहाँ पे रीड एक्सेल और मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ नीचे आ गया है रीड एक्सेल फाइल, ठीक है। और इसका वर्जन है 1.4.3। आप यहाँ पे सर्च करें और मुझे रिप्लाई करें कि आपके पास यहाँ पे रीड एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। ये मोहम्मद उस्मान साहब का मैसेज आया है कि इनके पास नहीं आ रहा, लेकिन फरहान अहमद साहब कह रहे हैं कि मेरे पास शो हो रहा है। बाकी पार्टिसिपेंट भी सर्च करें, अपने लैब अटेंडेंट से पूछें कि रीड एक्सेल है। मोस्टली पार्टिसिपेंट के पास नहीं आ रहा। डॉक्टर फरिया फातिमा के पास भी नहीं आ रहा। जाजेब साहब के पास जो है ये शो हो रहा है। ये शो क्यों हो रहा है इनके पास और आपके पास शो क्यों नहीं हो रहा? जिनके पास शो हो रहा है इट्स मीन कि वो इस पर थोड़ा सा काम कर चुके हैं, वो थोड़ा सा आर के बारे में जानते हैं, उन्होंने फाइल को इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा आके कि हमारी लैब के अंदर रीड एक्सेल मौजूद नहीं है। अब हमने क्या करना है, मैं ये आपको कहानी बायो की लैब से जोड़ रहा हूँ ताकि वो हमारा रोज़ का काम होता है, तो उस कहानी से हम जो है ना ये बेहतर अंदाज से हम ये सीख सकेंगे। आप मैं इसको जो है ना वो कंप्यूटर की ज़ुबान में आपको नहीं समझा रहा, स्टैट की लैंग्वेज में नहीं समझा रहा, इसलिए ईजी करके समझा रहा हूँ बायो की लैंग्वेज में, ताकि क्योंकि मोस्टली पार्टिसिपेंट बायो में हैं तो उनको जो है ना वो ये चीज़ें क्लियर होती हैं, सारे प्रोसेस उनको पता होता है, तो आर उनके लिए समझना ईजी होता है। अच्छा, अब हमें रीड एक्सेल नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल मुझे रीड एक्सेल यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट को नहीं मिला तो उनको हमने ढूंढ के देना है और रीड एक्सेल। जिनको मिल गया है इट्स मीन के वो पीएच फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगेन चले गए अपने सुपरवाइज़र के पास। बिल्कुल ऐसे ही होता है लैब में, सुपरवाइज़र साहब को बताते हैं कि हमें आपने जो है ना पीएच मालूम करने के लिए भेजा है, लेकिन पीएच मीटर नहीं मिला। हमें आपने फ़ाइल दे के भेजा है कि इस फाइल को अपने आर जो आपके लैपटॉप के अंदर आर है, आर में इंपोर्ट करके लाएँ। तो हमें जो है ना वो रीड एक्सेल नहीं मिला, क्योंकि रीड एक्सेल ज़रूरी है फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए। लैपटॉप से आर में फ़ाइल लाने के लिए रीड एक्सेल ज़रूरी है। ये गाड़ी का काम करता है, ठीक है, पिक एंड ड्रॉप का काम करता है। अब सुपरवाइजर साहब क्या करेंगे, उनके पास क्या अख्तियार होता है, वो कहते हैं कि ऐसा करें, एप्लीकेशन लिखते हैं एचओडी साहब को और वो हमें मंगवा देते हैं, ठीक है। अब हम एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखते हैं छोटी सी। यहाँ पे हमारे जो है ना ये वाला जो ऑफिस है ना, ये एचओडी साहब का ऑफिस भी है, यहाँ पे लैब अटेंडेंट का ऑफिस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैकेजेस में एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल का। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें, ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। आजकल इसी तरह होते हैं एप्लीकेशन, जो है वो फॉर्म बने होते हैं, हमें जस्ट वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी होती है, अपना नाम लिखना होता है और चीज़ें बतानी होती हैं। बाकी सारा जो है ना वो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जस्ट हमने फिल करना होता है। तो यहाँ पे हम एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, रीड एक्सेल। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। अब ये मैं फॉर्म भी आपको क्लियर कर देता हूँ, इसकी वजाहत कर देता हूँ ये फॉर्म क्या है, ठीक है, इसको भी समझना ज़रूरी है। ये फॉर्म है पैकेजेस मंगवाने के लिए फॉर्म है, ठीक है। अब देखें, जब हमने एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखनी है, एचओडी साहब ने क्या करना है, उन्होंने सबसे पहले फाइंड करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मिलेगा, इस इंस्ट्रूमेंट की मार्केट क्या है, मार्केट कहाँ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रीड एक्सेल लिखा ना, तो रीड एक्सेल मीन कि आर की जो एक्सेसरी है, आर की जितनी भी चीज़ें हैं, आर स्टूडियो की जितनी भी चीज़ें हैं, आर की जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमें जिस वेबसाइट से मिलती हैं उसका नाम है आर रेपोजिटरी, आर क्रैन, आर रेपोजिटरी। सर रीड एक्सेल एस बी नहीं करना, रीड एक्सेल ये लिखा हुआ आपके पास शो हो रहा होगा यहाँ पे, ये सर्च बार में रीड एक्सेल। अच्छा, उनको पता होगा कि ये एक्सेसरी कहाँ से मिलती है, ठीक है, वो फिर उनको ऑर्डर करते हैं, वो एक्सेसरी जो है वो आपकी लैब में आ जाती है, ठीक है। अब लैब में आके रखना कहाँ पे, एक डिपार्टमेंट में भी 3-4 लैब्स होती हैं ना, जिस सुपरवाइज़र ने मंगवाई है उसकी कोशिश होगी कि मैं इसको अपनी लैब में ही एडजस्ट करवाऊँ। तो अब मैं इसको फॉर्म को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ।
यहाँ पे देखें, सबसे पहले इंस्टॉल फ्रॉम, यानी ये इंस्ट्रूमेंट आपने मंगवाना कहाँ से है। दो तरीके हैं, एक तो रेपोजिटरी क्रैन है, इसके अलावा और भी रेपोजिटरीज हैं बहुत सारी, लेकिन हमें जो है वो तकरीबन ऑल जो पैकेजेस हैं ना इसके, वो क्रैन से मिल जाते हैं, ठीक है, आर क्रैन से। अब दूसरा ऑप्शन है पैकेजेस आर्काइव फाइल्स। दो मेथड यहाँ पे अभी दिए गए हैं, इससे ज़्यादा मेथड हैं जो हम कोड लगा के या स्क्रिप्ट यूज़ करके या कोडिंग करके हम वो मेथड तक अप्रोच करते हैं। बहरहाल हम ये मुश्किल की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम आसान चीज़ें देखते हैं जो हमें अवेलेबल है। यहाँ पे है रेपोजिटरी क्रैन, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आर जो है ये अगर इंटरनेट से कनेक्ट है, इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है रेपोजिटरी से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रीड एक्सेल हमने इसको बता दिया और इसको कौन सी लेबॉर्ट्री में ला के रखेगा। ये देखिए मैंने इसको बता दिया है कि इसने मेरे लैपटॉप में कहाँ पे रखना है, यानी सी यूज़र है, ए बी लैपटॉप है, ठीक है, ये सारी मैंने इसको पाथ दे दी है। और अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका पाथ जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होगा, क्योंकि जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं वो सी ड्राइव में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं। जितने हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सी में इंस्टॉल होते हैं। अच्छा, पहली बात हो गई कि हमने ये मंगवाना कहाँ से है, क्रैन से मंगवाना है। क्या मंगवाना है, रीड एक्सेल मंगवाना है। और इसको रखना कहाँ पे, कौन सी लेबॉर्ट्री में रखना है, ये सी लेबॉर्ट्री है, ठीक है। तीन चीज़ हो गई। और यहाँ पे एक और जो है ना वो ज़रूरी चीज़ है, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये डिपेंडेंसीज क्या है। इसको अनटिक कर दें और इसको फिर टिक करके देखें, यानी हमने इसको टिक ही रहने देना है, अनटिक नहीं करना। ये भी मैं आपको भी बताता हूँ कि इसको अनटिक क्यों करना है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो है, अगर हम ये तो हमने आर क्रैन को सिलेक्ट किया था, अगर हम पैकेजेस आर्काइव फाइल सेलेक्ट करते हैं तो फिर क्या ऑप्शन आता है हमारे पास। अब ये देखें कि जैसे हमने ये किया ना, तो ये हमें हमारे कंप्यूटर में ले गया। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये ना आपको करके दिखाता हूँ। हाँ, अब ये देखें पैकेजेस आर्काइव फाइल्स, ये अब कह रहा है कि, अब मैं इसको कह रहा हूँ कि आपने इसको जो है ना, जब हम एचओडी साहब के पास गए ना, तो एचओडी साहब ने अंदाज़ा लगाया क्या ये हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी के किसी। अगर तो स्टोर में पड़ा हुआ है ना, तो वो आपको आर्काइव वाली फाइल ये यूज़ करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते कि हमारे स्टोर में पड़ा हुआ या नहीं पड़ा, फिर हम ढूंढेंगे वहाँ से, वो जस्ट आर क्रैन को ऑर्डर करें, नया जो है वो रीड एक्सेल आपके पास आ जाए। लेकिन बास में ऐसा होता है कि कुछ पैकेजेस इंटरनेट इशू की वजह से, इंटरनेट स्पीड की वजह से, कुछ पैकेजेस जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एनालिसिस के लिए कुछ पैकेजेस या एनवायरमेंटल बायोलॉजी के लिए कुछ पैकेजेस बहुत हैवी होते हैं, उनको आर क्रैन से अगर हम डायरेक्ट लोड करते हैं तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो एरर दे देता है, उसकी जो है ना वो डाउनलोडिंग फेल हो जाती है, इंस्टॉलेशन फेल हो जाती है। फिर उसका तरीकाकार क्या होता है कि हम उस पैकेज को मैनुअली आर क्रैन की वेबसाइट पर जाते हैं और उसको जिप फोल्डर की शक्ल में हम वहाँ से डाउनलोड करते हैं, और फिर डाउनलोड करने के बाद उसको अपने लैपटॉप में रखते हैं। फिर यहाँ से हम उसको आके इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करने के बाद जहाँ पे हमारी फाइल्स पड़ी होगी उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो दो मेथड्स हैं। तो हमने अभी बहरहाल यूज़ करना है आर क्रैन, क्योंकि हमारे पास नेट की स्पीड ठीक है, तो हमें कोई इशू नहीं होगा। ये उस सूरत में है कि अगर आपके पास कोई पैकेज बार बार फेल हो रहा है तो आप उसको मैनुअली जो है वो जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अब इसको कर देता हूँ अगेन आर क्रैन। तो आर क्रैन की अब यहाँ पे आ गया इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि इसके लवाजमात, इसकी ज़रूरी एक्सेसरीज़। मसलन अगर आज से 5-7 साल पहले हम मोबाइल अगर लेते थे, नया मोबाइल ना, जिसे हम डब्बा पैक मोबाइल कहते हैं, वो मोबाइल जब हम लेके आते थे तो उसमें एक चार्जर होता था, एक हेडफोन होता था, और कुछ जो है ना कंपनीज में एक्स्ट्रा बैटरी भी होती थी, और एक गाइड बुक होती थी, ठीक है। उसके अलावा उसके ऊपर जो ग्लास है, प्रोटेक्टर भी उसके ऊपर अवेलेबल होता था, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो एक्सेसरीज़ हैं, ठीक है, डिपेंडेंसीज़ हैं, वो मोबाइल के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। यानी हमें हेडफोन की भी ज़रूरत पड़ सकती है,
चार्जर की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है, बैटरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी उसकी एक्सेसरीज़ हैं, उसकी डिपेंडेंसीज़ हैं। इसी तरह जब रीड एक्सेल हम इंस्टॉल करेंगे ना, इसके साथ भी बहुत सारे लवाजमात हैं, इसके भी बहुत सारे जो है ना वो डिपेंडेंसीज़ हैं जो हमें साथ इंस्टॉल करना ज़रूरी है। देखिए अगर हमने मोबाइल ले आए हैं, मोबाइल का चार्जर नहीं लेके आए, हेडफोन नहीं लेके आए उसका, ठीक है, उसके ऊपर प्रोटेक्टर नहीं लाए, तो इट्स मीन कि वो इशू करता रहेगा, कहीं ना कहीं आगे हमें फंसा देगा, ठीक है, लेके रोक देगा हमारे काम को। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए हमने जब भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो इसको इंस्टॉल डिपेंडेंसीज करना है। ये भी मैं आपको डिपेंडेंसीज भी दिखाता हूँ, इसके फंक्शंस होंगे छोटे छोटे। अच्छा, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, आप लोग भी इसको इंस्टॉल करके बटन पे क्लिक करें। अच्छा, जैसे ही हमने इसको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया ना, यहाँ पे आपके पास कंसोल वाले स्क्रीन पे, स्क्रीन नंबर 2 पे आपके पास एक सर्कल शो होगा रेड कलर का। ये रेड कलर का जो सर्कल शो हो रहा है ना, ये शो कर रहा है कि आपका आर अभी वर्किंग में है, अभी आपने इसको नहीं छेड़ना। जब तक ये रेड डॉट रहेगा आपने जस्ट इसका वेट करना है, इसको कोई और काम नहीं देना। तो अभी ये वर्किंग में है, ये पैकेज जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। होप कि आप लोगों के पास भी ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के पास ये जब इंस्टॉल करने के बाद ये डिपेंडेंसीज मांगेगा मज़ीद, वो भी हमें साथ साथ इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, लेकिन मोस्टली जो डिपेंडेंसीज हैं वो साथ इंस्टॉल हो जाती हैं। हाँ, तो जिनके पास जो है ना ये इंटरनेट अच्छा है, उनके पास पैकेज सक्सेसफुली अनपैक्ड आ जाएगा। जैसे ये देखें, अभी मेरे पास ये लास्ट लाइन नीचे आ गई है, पहले रेड लाइन चल रही थी और इसके बाद लास्ट लाइन आई है कि पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड एमडीएस सम्स चेक्ड। अगर तो आप लोगों के पास ये आ चुका है, इट्स मीन कि आपके पास पैकेज जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब एचओडी साहब ने हमें जो है ना वो आर क्रैन से पीएच मीटर मंगवा के हमारी लैब में रख दिया है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं अगेन आगे, जिनके पास इंस्टॉल हो चुका है वो यहाँ से अगेन आए पैकेजेस पे और यहाँ पे सर्च बार में आके यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। देखें क्या हमारी ये लैब में पैकेज आ चुका है। ये देखें, ये रीड एक्सेल पैकेज हमारी लैब में आ चुके हैं, मेरे पास शो हो रहा है। होप कि आप लोगों के पास भी ये शो हो रहा होगा। जी सर, शो हो रहा है आपके पास? होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास शो हो चुका होगा। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है या एरर आ रहा है तो काइंडली वो बता सकते हैं, मैं उस इशू को या एरर को रिजॉल्व करता हूँ। ओके, मैं होप के सबके पास जो है ये आ चुका है। अब देखें हमारी लैब में इंस्ट्रूमेंट तो आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगेन दोबारा पीएच मीटर पे आ जाते हैं। अब सेकंड डे आए हैं अगेन, आते ही सुपरवाइजर साहब कहते हैं जी जाएं लैब में, पीएच मीटर आ चुका है, ये इधर पड़ा हुआ है, लिक्विड सोल्यूशन पड़ा हुआ है, इसकी पीएच मालूम करके हैं। हम कहते हैं पीएच मीटर आ चुका है तो चलते हैं पीएच मालूम करके आते हैं। अब हम लैब में चले गए हैं, पीएच मीटर को डिप किया है। डिप करने के बाद क्या वो हमें पीएच मालूम करके दे देगा? चलिए इससे मैं एक और आसान सी एग्जांपल आपको देता हूँ। पहली एग्जांपल जो थी, आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप जाएं फॉरेस्ट, जंगल में जाएं और वहाँ से जो है ना प्लांट लेके आएँ जिस पे आपने रिसर्च करनी है। आप जाते हैं और जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। क्या आप जंगल पहुँच जाएंगे, फॉरेस्ट में पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँचेंगे। क्यों?
हमने गाड़ी को पहले स्टार्ट करना है, गाड़ी को ऑन करना है, हमने पीएच मीटर को पहले ऑन करना है। पीएच मालूम करने के लिए पीएच मीटर को पहले ऑन करना है, ठीक है। ऑन करेंगे तो हम उसको ड्राइव कर सकेंगे, स्टार्ट करेंगे तो उसको ड्राइव कर सकेंगे। अब पीएच मीटर आपकी लैब में पड़ा हुआ है, आप पीएच मीटर को जितनी मर्जी बार आप उसमें डिप करते रहें, क्योंकि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो आप जितनी मर्जी बार उसको डिप करते रहें वो आपको पीएच की रीडिंग नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऑन ही नहीं किया हुआ, उसको सप्लाई नहीं दी हुई। सेम यहाँ पे आर में भी यही सूरत हाल, आर में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। हमने इंस्ट्रूमेंट आ गया ये रीड एक्सेल हमारी लैब के अंदर, अब हमने इसको ऑन करना है, इसको स्विच ऑन करना है, इसको टर्न ऑन करना है, ठीक है। तो टर्न ऑन करने के लिए क्या करेंगे, टर्न ऑन और ऑफ, ये मैं आपको बताता हूँ। टर्न ऑफ ये ऑटोमेटिक हो जाता है, जब भी हम आर को क्लोज करेंगे ना तो ये टर्न ऑफ हो जाता है। लेकिन टर्न ऑन ये हमें टर्न ऑन करना पड़ता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और आप उसको ऑन ही छोड़ के चले गए हैं तो वो ऑटो घंटे 2 घंटे बाद वो खुद ब खुद ही जो है ना वो रिलैक्स मूड में चला जाता है, या बाज़ का वो ऑफ भी हो जाता है अगर सेटिंग हो तो। आर की सेटिंग ये है कि अगर आपका लैपटॉप अगर आपने आर को क्लोज कर दिया है तो आपका पैकेज ऑफ हो गया सर, जितने पैकेजेस आपने ऑन किए हैं ना सारे पैकेजेस ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैं ये बात बताता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है बड़ा मज़े का, शायद आपके ज़हन में भी ये क्वेश्चन आ रहा हो, क्या हम जितनी फाइलें इंपोर्ट करेंगे हर फाइल के लिए हमें अलग रीड एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा? हर दफ़ा फॉर एग्जांपल अभी हम ये काम कर रहे हैं, हमने आर को क्लोज कर दिया है और कल दोबारा आर को ओपन किया है, तो क्या हमें आर के ऊपर अगेन रीड एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा? क्या बार बार हमें रीड एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा? ये बहुत से क्वेश्चन आए हैं मेरे पास ना। तो इसका आंसर ये है कि देखें, पीएच मीटर हमने एक दफ़ा लैब में मंगवा लिया, क्या हम रोज़ उसको मंगवाते रहेंगे? नहीं ना, हमने जस्ट उसको ऑन करना है और उससे अपना काम करना है। एक दफ़ा आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, एक बार आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया तो आपको पैकेज बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने लैब चेंज की है, आपने लैब चेंज कर ली है। ये भी इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही आने वाला है। फॉर एग्जांपल आप लैब ए में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने जो है ना वो पीएच मीटर मंगवा लिया है, अब आप चले गए लैब 7 में, वो वहाँ से कोई 3-4 ब्लॉक छोड़ के दूर है, आगे है, तो वहाँ से अब आपको एचओडी साहब भी लो नहीं करते कि आप पीएच मीटर को उठा के वहाँ पे लेके जाएं, तो वहाँ पे जाके फिर आपको नया पीएच मीटर मंगवाना पड़ेगा, या अगर वहाँ पे है तो आप उसको वो यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी एग्जांपल आने वाली है, वो भी मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमें टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। टर्न ऑन करने के लिए यहाँ पे हमें लिखना है लाइब्रेरी। जैसे ही आप लिखे ना LIBR तो आपके पास सजेशन आ जाएगी। सजेशन क्या आई है, लाइब्रेरी डायनम अनलोड। हमने क्या करना है, लाइब्रेरी जैसे लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो छोटी सी 2 ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स ये आपके पास ओपन होंगी। इसके अंदर आपने लिखना है रीड एक्सेल। क्या लिखना है, रीड एक्सेल। अब ये इसको रन करने से पहले मैं आपको एक और बात चीज़ दिखाने लगा हूँ। स्क्रीन नंबर 4 पे आए, यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है रीड एक्सेल। इस तरह जब आप इसमें सर्च करेंगे ना, रीड एक्सेल सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा रीड एक्सेल। तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, इसके ऊपर कोई टिक कोई क्रॉस कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। अभी देखें क्या होता है जब हम इसको रन करते हैं। रन इसको कैसे करना है, इसके स्टार्ट में कहीं भी आप कर्सर रख के, स्टार्ट में रख लें, सेंटर में रख लें, कहीं भी आप कर्सर रख लें, ठीक है। कोई जो है ना वर्ड सेलेक्ट नहीं होना चाहिए।
ये ऊपर एक रन का बटन है यहाँ पे कंसोल में, सॉरी स्क्रिप्ट फाइल में। इसको रन करें। जैसे मैंने इसको रन किया ना, यहाँ पे देखिए टिक का साइन आ गया। आपके पास भी टिक का साइन आ चुका होगा। और कंसोल में देखें सेम वही कोड जो मैंने ऊपर लिखा था, वो ही सेम कोड नीचे लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पीएच मीटर है वो ऑन है या ऑफ है। देखिए हमने पीएच मीटर को जो है वो सॉकेट से लगा दिया, स्विच में लगा दिया है उसकी केबल, और बटन भी ऑन कर दिया है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑन है या ऑफ है। देखिए उसके ऊपर लाइट का इंडिकेटर होगा, उसके ऊपर रीडिंग्स आ रही होंगी, है ना। तो हमने ये पैकेज तो रन कर दिया, ये कोड रन कर दिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑन हो गया है या नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखें रीड एक्सेल के ऊपर अगर टिक आ चुकी है तो उसका मतलब ये है कि आपका पैकेज जो है वो ऑन हो चुका है। दूसरी दूसरी इसकी निशानी क्या है कि उसी तरह ये कोड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर इस तरह लिखा हुआ ना आए, फॉर एग्जांपल मैं इसको अनटिक करता हूँ अगेन, यहाँ पे मैं रीड एक्सेल के साथ ना रीड एक्सेल 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब देखें ना यहाँ पे ये टिक का मार्क आया है, ना यहाँ पे सेम कोड लिखने को, यहाँ पे एरर आ गया। ये कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड रीड एक्सेल 1। कहता है रीड एक्सेल 1 के नाम से कोई पैकेज है नहीं है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे मैंने ये 1 लिखा था इसलिए शो कर रहा है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे भी ये रन हो चुका है और यहाँ पे भी टिक मार्क आ चुकी है। तो ये निशानियाँ हैं कि आपका पैकेज जो है वो ऑन हो चुका है या नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात आपको क्लियर होगी। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो ओके लिखते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके सर, ठीक है। अच्छा अब हम फाइल को इंपोर्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे फाइल है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। आपके पास कोई एक्सेल की फाइल ऑलरेडी होगी जो है वो लैपटॉप में, उस फाइल को इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं भी आपको यह फाइल शेयर कर देता हूँ, वो फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस्मान साहब जी, जो लाइब्रेरी है ये एक कोड है, ठीक है। ये अभी आगे चलेंगे तो हम इसको अभी कोड कह रहे हैं, फिर हम इसको स्क्रिप्ट कहेंगे। स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं आपको, इसको कोड भी कह सकते हैं। लाइब्रेरी मीन के एक्टिवेट करना, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब है एक्टिवेट करना। यहाँ से मैंने यहाँ पे शायद आपको फर्स्ट क्लास में बताया हो कि हैशटैग का मतलब होता है हेडिंग। हैशटैग का मतलब क्या है यहाँ पे? हेडिंग। लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन या ऑफ, ठीक है। अगर आपको इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ये लाइब्रेरी जो है ना ये डीटैच हो जाएगी, ठीक है। डीटैच का वर्ड यूज होगा, डीटैच लाइब्रेरी। अगर हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे होगा लाइब्रेरी रीड एक्सेल। अच्छा, अब होप कि आप लोगों के पास कोई ना कोई एक्सेल की फाइल पड़ी होगी। हमने जस्ट इसको इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। इंपोर्ट करने के लिए आपने आ जाना स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा सेट। ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर इंपोर्ट डाटा सेट, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास तकरीबन 6 ऑप्शन शो हो रहे हैं। इनमें से आपने चूज करना है फ्रॉम एक्सेल, क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली डाटा होता है वो एक्सेल फॉर्म में होता है। इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। ये देखिए, ये एक वे है ना, एक रास्ता है। मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दी थी कि
अगर हमने फॉरेस्ट में जाना है, जंगल में जाना है, तो हमें एक वे चाहिए कि एक जो है ना वो कन्वेंस चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो ये रीड एक्सेल एक गाड़ी के काम कर रही है। अब इसमें हम पिक करेंगे जहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, उसको ब्राउज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे इसका प्रीव्यू शो होगा, ठीक है। अब मैं इस फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट का बटन है, ये वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। जैसी फाइल इंपोर्ट होगी ना, एक तो हमें स्क्रिप्ट में शो होगी, स्क्रीन नंबर 1 में शो होगी, और स्क्रीन नंबर जो है वो 3 में शो होगी। स्क्रीन नंबर 3 में ये शो कर रहा है इसकी समरी भी और फाइल का नाम, जबकि इसकी डिटेल जो है वो हमें स्क्रीन नंबर 1 में शो हो रही है। सारा डाटा हमें स्क्रीन नंबर 1 में शो हो रहा है। जी, यहाँ तक फाइल इंपोर्ट करें। मे भी कुछ पार्टिसिपेंट को इशू आए जिनका जो अभी फर्स्ट टाइम उन्होंने रीड एक्सेल यूज़ किया है, तो उनके पास में भी कुछ एरर आए। तो अगर एरर आ रहा है आपके पास तो मुझे आपने उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस एरर के साथ आपने क्या करना है। मैं जस्ट 2 मिनट आपका वेट कर रहा हूँ। फाइल को इंपोर्ट करें, जिसकी फाइल इंपोर्ट हो जाए वो सारी जो है ना वो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें और मुझे शेयर करें या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। मैं जस्ट 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप लोग जो फाइल इंपोर्ट कर लें। जिनके पास काइंडली फाइल इंपोर्ट हो जाए उसका वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें। और 7 से 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। 9:08:50 हो चुके हैं, बल्कि 5 मिनट की ब्रेक करते हैं। 8:55 से 9 बजे तक, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर अगेन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तब तक आप लोग जो हैं वो फ़ाइल को इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस करें, और जिसके पास फ़ाइल इंपोर्ट होती है वो काइंडली जो है ना वो ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट शेयर करें, ताकि जो बाकी पार्टिसिपेंट हैं उनको भी जो है ना वो आइडिया हो जाए कि आज का हमारा टॉपिक क्या था और हमने कौन कौन से स्टेप जो हैं वो परफॉर्म किए।
अच्छा सर, ये स्क्रीन मेरे पास शो हो रही है। ये जो है ना, बहुत बड़ा एरर आ रहा है इनके पास एक, और ये फाइल इनको जो है ना वो काफ़ी टेंशन में भी डाल सकती है। इनके पास जो डाटा में है जो है ना वो NA शो हो रहा है। अगर तो यहाँ इनके पास डाटा है ना, इट्स मीन के यहाँ पे कुछ डाटे में गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ जो स्पेशल करैक्टर ऐड है, कोई जहाँ फुल स्टॉप ऐड है या हिडन वर्ड्स हैं, तो इस तरह की फ़ाइल आर में बहुत इशू करती है, बल्कि तमाम जो है ना वो डाटा एनालिसिस टूल में बहुत इशू करती है। तो ये इनको फ़ाइल जो है ना, ये पता नहीं किनकी शेयर है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको आइडिया हो जाएगा, जिनकी है उनको पता चल जाएगा। उसमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, देखें NA आ रहा है यहाँ पे भी। इट्स मीन कि यहाँ पे आपकी वैल्यू मिसिंग है। अगर आपके पास फाइल में शो हो रही है एक्सेल में, तो यहाँ पे कुछ हिडन वर्ड्स हैं जो जिसकी वजह से जो है ना इस तरह का एरर आपके पास आ रहा है, शो हो रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हो सकते हैं, एंड पे कॉमा भी हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, वो हिडन है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, वो एक्सेल की फाइल से आपको एडिट करने पड़ेंगे। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट जो है ये फ़ाइल को इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये काम हमने करना ही करना है, इंपोर्ट करने का, और ये डेली हमने करना है। और अगर हम इस पे अड़ गए तो हमारा जो है ना वो अगले स्टेप शायद मिस हो जाए, क्योंकि अगर हमसे फ़ाइल इंपोर्ट ना हो सकी तो नेक्स्ट क्लास में हमने डाटा एनालिसिस की तरफ जाना है। तो ये ना हो कि जो है ना वो मैं आगे डाटा एनालिसिस की तरफ चला जाऊँ और आप लोग फ़ाइल को ही इंपोर्ट कर रहे हो। तो इसलिए आज हमने जो बेसिक जो है ना चीज़ें आज क्लियर करनी है, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हमें या वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली जो है वो अपलोड करें, सॉरी, फ़ाइल जो है एक्सेल वाली इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद कम से कम अगर शेयर नहीं करना चाहते तो आप जस्ट डन लिख दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि तमाम पार्टिसिपेंट की प्रैक्टिस हो चुकी है। कोई पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं है जिसको फ़ाइल इंपोर्ट करना नहीं आता। ओके डॉक्टर साहिबा, मैं अगेन जो है वो रिपीट कर देता हूँ। फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने आ जाना स्क्रीन नंबर 3 पे, जिसे हम ग्लोबल इन्वायरमेंट कहते हैं। स्क्रीन नंबर 3, ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट में यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट डाटा सेट में थर्ड नंबर पे आप है फ्रॉम एक्सेल। थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेल। आपने एक्सेल को सिलेक्ट करना है। आपके पास एक और छोटी सी विंडो ओपन होगी और यहाँ पे ऑप्शन होगा ब्राउज़ का। आप इसको ब्राउज़ करें और जहाँ पे आपकी एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है वो फ़ाइल की लोकेशन बताएं इसको, यहाँ इस पर डबल क्लिक करें तो आपकी फ़ाइल सिलेक्ट हो जाएगी। और फ़ाइल सिलेक्ट होने के बाद आपके पास फ़ाइल का जो है वो प्रीव्यू भी शो होगा। आपके पास फ़ाइल का प्रीव्यू शो हो रहा है। अब यहाँ से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ पे आप फाइल का नाम भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम जस्ट उस फाइल को इंपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे हम कॉम्प्लिकेटेड डाटा की तरफ आएंगे तो फिर ये चीज़ें हमें खुद ब खुद ही समझ आ जाएंगी कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे इंपोर्ट का बटन है,
जब आपके पास ये प्रीव्यू शो हो जाए तो इस बटन पर क्लिक करें तो आपके पास फाइल इंपोर्ट हो जाए। जी मैडम, क्लियर हुआ आपको? जी डॉक्टर अरूज साहबा, फाइल इंपोर्ट हो चुकी है आपके पास? हाँ, इसका कोई इशू नहीं है। जी, मेरा ख्याल है कि आपके डाटा में ना कुछ जो इश्यूज बता रहा है, पॉइंट्स का शायद कुछ कह रहा है। जब ये फुल स्क्रीन होगी तो मैं आपको कुछ कह सकता हूँ ये क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें और अब 2 मिनट रह चुके हैं, 2 मिनट हम ब्रेक करते हैं। 2 मिनट के बाद जो है वो गेम स्टार्ट करते हैं। ये ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी वीडियो को रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है, तो वीडियो अगर लेंथी हो जाए तो फिर जो है ना वो इसको अपलोड करना और इंपोर्ट करना फिर टाइम लगता है ना। मैं इसको जस्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ ताकि जो है वो हमारे लिए आसानी रहे। अच्छा, स्क्रीन को जो है ना वो क्लियर करने के लिए बल्कि यहाँ पे देखें, आपको ना एक ब्रश का साइन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कंसोल में। ये ब्रश के साइन पे क्लिक करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे, तो सारा कंसोल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी ये ब्रश का साइन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी फाइल जो है ये डिलीट हो जाएगी। इन्वायरमेंट आपका जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब ये ब्रेक से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके सुपरवाइज़र आपको एक और लैब अलाट कर दें किसी और डिपार्टमेंट में, क्योंकि लैब में हमारे जो है ना बायोलॉजिकली ऐसे ही होता है कि एक काम आपने एक लैब से किया और दूसरा जो काम है वो आपको किसी और लैब में रेफ़र कर दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस प्लांट का कोई डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास फैसिलिटी नहीं है बॉटनी लैब में, तो वो आपको बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफ़र कर देते हैं। अब आप बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में चले गए, अब वहाँ पे गए ना, आप गए और आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जी बायोटेक की लैब में आप पीएच मालूम करें। तो फिर क्या करेंगे आप? और अगर आपको बार बार ज़रूरत पड़े और वहाँ पे पीएच मीटर भी नहीं है उस लैब में, क्या हम अपनी लैब से पीएच मीटर लेके जाएंगे? उसके लिए मैं एचओडी साहब अलाउ नहीं कर रहे। अब हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक नया पीएच मीटर मंगवा के रखना पड़ेगा ताकि हम उसको यूज़ करें। तो अगर हम अब ये बात जहाँ तक रखें, मैं आगे आपको थोड़ा सा और एक चीज़ क्लियर करके बताता हूँ, फिर आपको इस बात की समझ आएगी। अच्छा, अब अगेन हम एचओडी साहब के ऑफिस में आ गए हैं, थर्ड डे है हमारा। अब एचओडी साहब क्या करते हैं कि हमें कुछ कीज़ देते हैं, चाबियाँ देते हैं, कुछ चाबियाँ देते हैं और कहते हैं कि ये जो केबन है ना,
केबल नंबर 10 ये आपका है। वो आपसे कहते हैं केबल नंबर 10 जो है ये आपका है।